नमस्कार बच्चों, मैं सरिता शर्मा, बापूपुरा प्राइमरी स्कूल, तहसील मानसा, जिला गांधीनगर। आज मैं कक्षा 8 में इकाई पढ़ाने वाली हूँ। इकाई है 5, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। जिस समय डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर नियुक्त थे, उस समय बच्चों ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे और उन सवालों के डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिए थे। तो इसी प्रश्नोत्तरी शैली में जो इकाई दी गई है, तो हम वह पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, सीखते हैं इकाई 5, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इकाई 5, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। मतलब कि जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर थे, उस समय बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनके जवाब डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया था। प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट स्कूल, चेन्नई। बच्चा पूछता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब डॉक्टर कलाम ने कहा था, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे जो शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने मुझे यह बताने के लिए कि एक पक्षी कैसे उड़ता है, उसका उन्होंने रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर हमें जीवंत उदाहरण दिया था। और वह जो बात थी हमें हमेशा के लिए याद रहेगी, क्योंकि कहीं सुनी बात तो कल्पना बन जाती है और वह बहुत ही जल्दी हम भूल जाते हैं, परंतु आंखों देखी बात है वो हम कभी भी नहीं भूलते। हमारे मन मस्तिष्क में वह बात हमेशा के लिए बैठ जाती है। और इस घटना के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया कि तब से ही मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बच्चा पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें अपनी पढ़ाई किस भाषा में करनी चाहिए। तब डॉक्टर कलाम ने बताया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। मतलब डॉक्टर कलाम का कहना है कि हमें अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में ही करनी चाहिए। उन्होंने तो कॉलेज और आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की, परंतु उनका कहना है कि वह भी हम मातृभाषा में कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा युवा जो होता है वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और अपनी किसी भी तरह की बात वह मातृभाषा में ही समझा सकता है। परंतु उनका कहना है कि मातृभाषा के साथ साथ वैश्विक स्तर पर, मतलब विदेश से किसी भी बातचीत के लिए, संपर्क के लिए हमारे लिए अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। मतलब अंग्रेजी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी भाषा है, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। उनका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, और उनसे प्रेरित होकर बच्चा उनसे पूछता है कि हम भी अगर आपकी तरह बनना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम का कहना है, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो।
ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना है, पहले हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और जब हमारा यह लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें पूरी मेहनत, प्रयत्न और श्रम करना चाहिए, और हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए। और परेशानियां तो आती रहेगी, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें परेशानियां और बाधाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, परंतु उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और साहस पैदा करना होगा। परंतु इन सब के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना बहुत ही जरूरी है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। उनका पूछना है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तब डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उनका मानना है कि 2020 तक हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, और साथ ही हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से भी ज्यादा है, जिसमें सभी नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना और सभी नागरिक सुखी संपन्न रहे, यही हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। उनका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस का मतलब है हिम्मत। वह प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि में हिम्मत की परिभाषा क्या है। तब डॉक्टर कलाम बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। मतलब किसी कमजोर के ऊपर अपनी हिम्मत या साहस जताने का कोई मतलब नहीं है, परंतु अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से निकालना, वही सबसे बड़ा साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यह लड़का है लंदन का स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल में पढ़ता है, और उसका प्रश्न यह है कि हम प्रवासी भारतीय, मतलब भारत के होने के बावजूद दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे हैं। तब वह पूछ रहा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। मतलब कि हम जो भारत से जुड़े हुए हैं, वह हर एक व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार यानी विशाल, बृहद का मतलब है विशाल, विशाल भारतीय परिवार का एक अंग ही है, और जो हमें सांस्कृतिक विरासत हमारे पूर्वजों ने दी है, उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी भूमि से जुड़े हुए हैं। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। मतलब कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार का मतलब है शिल्पकार, मतलब ये सभी हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। सभी अपने देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें जिस भी क्षेत्र में कार्य करना हो, अपने कार्य में हम उन्नति करें। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा।
इनका पूछना है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो डॉक्टर कलाम का कहना है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात की भी सम्मिलित है। इसमें छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। मतलब डॉक्टर कलाम का कहना है कि जन शिक्षा और उसमें भी स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार, अगर यह मान्यता सबके दिमाग में बैठती है तो 2020 तक जो हमारा मिशन है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे युवाओं के लिए जो बेरोजगारी का प्रश्न है उसके लिए भी एक हल है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर अब सुलभ हो जाएंगे और ग्रामीण विस्तारों के अंदर भी यह उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी का जो प्रश्न है वह सुलभ हो सकेगा। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तब डॉक्टर कलाम का कहना है, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तब डॉक्टर कलाम का कहना है, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं की विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। मतलब डॉक्टर कलाम का कहना है कि हमारी 1 अरब से अधिक जो जनसंख्या है उसमें से 54 करोड़ लोग जो हैं वह 25 वर्ष से कम आयु के हैं और वह हमारी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। और भारत को विकसित बनाने के लिए हमारे देश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भी सुनियोजित है। तो यह 54 करोड़ युवा जब एक साथ मिलकर सोचेंगे तो हमारा देश जरूर ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तब डॉक्टर कलाम का कहना है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों में इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे का जब कहना है कि अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तब डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अगर हम पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमें छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति दी जाती है और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए हमें बैंकों से लोन भी मिलती है। उससे हम अपना ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। साथ जीवन में कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य तो हमें करने ही हैं। हर एक बाधाओं को हमें अपने कार्य से पराजित करना होगा। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब पॉलिटिक्स। विकसित राष्ट्र भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम का कहना है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी उन्हें कार्य
करना होगा। मतलब एक अच्छा राजनीतिज्ञ वही है जो दूर का सोचकर नीति बनाता है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक सिद्धांत से सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भाव से ब्रिटिश शासकों को हमारे देश से भगाया था, उसी तरह हमारे वर्तमान जो राजनीतिज्ञ है उन्हें भी कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से हमारे देश को गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके उत्थान और उनके विकास के लिए कार्य करने होंगे। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। उनका कहना है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तब डॉक्टर कलाम ने बताया, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिक विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके ही अपना सहयोग दे सकती है। मतलब महिलाओं का भी विजन 2020 यानी दृष्टि, विजन का मतलब है दृष्टि, 2020 में जो हमारे देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान होगा। तो महिलाएं अभी हर एक क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त की गई है। जितने मात्रा में पुरुष है उतनी ही मात्राओं में महिलाओं को भी रखा गया है। पुरुष महिला में कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया। तीनों सेनाओं यानी पायदल, नौकादल और हवाई दल, तीनों दलों में महिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय रक्षा के लिए जो संसाधन बनते हैं उन उपकरणों में भी महिलाओं को योगदान दिया गया है। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उस बच्चे ने पूछा है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर जो अनावश्यक खर्चे होते हैं क्या हम उन्हें कम नहीं कर सकते। तब डॉक्टर कलाम ने कहा कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब वह भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि जो अति विशिष्ट व्यक्तियों पर खर्चे किए जाते हैं आने वाले भविष्य में वह अनावश्यक खर्चे नहीं रहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से इस इकाई में डॉक्टर कलाम और बच्चों के बीच में जो बातचीत होती है इसके ऊपर से हमें अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसकी प्रेरणा मिलती है। तो अब जो आगे शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय है हम अगले क्लास में लेंगे। तो तब तक आप इस इकाई को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।